Dear students, good morning. This is Aditya Ranjan standing over here welcoming you all in this class today. We are today discussing about the chapter Improvement in Food Resources, which is the chapter of biology for class 9th. तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज के इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे? कल हमने इंट्रोडक्शन लिया था कि व्हाट आर द फूड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फूड, व्हाट आर द फूड रिसोर्सेज एंड व्हाट आर द इम्प्लीमेंटेशंस और इम्प्रूवमेंट अप्लाइड इन फूड रिसोर्सेज एंड व्हाट आर देयर यूजेस। ओवर हियर इन तमाम चीज़ों को हम आज की क्लास में अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे एक फ्लो चार्ट के माध्यम से कि आफ्टर ऑल इस फूड रिसोर्सेज में, इस इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो दिस इज नथिंग बट जस्ट एन एक्सक्लूसिव फ्लो चार्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। हमारे फूड रिसोर्सेज के इम्प्रूवमेंट का जो भी एक एक्सक्लूसिव डेटा है, एक नट शेल में समराइजिंग मोड का एक डेटा है, वो है हमारा यह स्क्रिप्ट टाइप, हमारा यह फ्लो चार्ट, जिसके माध्यम से हम अपने सिलेबस को आसानी से मेमोराइज कर पाएंगे, समराइज कर पाएंगे। तो इस इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में किन किन चीजों के इम्प्रूवमेंट की चर्चा होती है? तो नंबर 1 इज इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स एंड नंबर 2 इन एनिमल हस्बेंड्री। कल हमने पढ़ा था कि ये जो हमारा इम्प्रूवमेंट है वो दो तरह से होता है, यानी कि फूड रिसोर्सेज मेनली दो तरह के होते हैं। ए एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, सेकेंड वन एनिमल हस्बेंड्री। Why only these two kinds? Because the complete life cycle, the complete life is governed by these two organisms. Number 1, plants having a great varieties of species, approx 85% of world life population. ठीक है? पूरे दुनिया में जितनी भी जिंदगी है उस सब में लगभग 85% जिंदगी तमाम दुनिया की वो पेड़ पौधों की संसार से आती है। इसमें हम सबको पता है कि these organisms are mostly green plants and a few non-green plants। आप कह सकते हैं कि approx 80% green plants इंक्लूडिंग ऑल द ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गी लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि ऑटोट्रॉफ होते हैं, जो कि अपना भोजन खुद बना पाते हैं। अलॉन्ग विद सर्टेन पैरासाइटिक प्लांट्स जो दूसरे के ऊपर रहते हैं, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स जो डेड एंड डिकेज मैटर पे रहते हैं, एज वेल एज प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स में इनको काउंट किया जाता है। तो 85% पौधों का संसार और 15% एनिमल यानी जंतुओं का संसार इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, हम सबको जोड़ करके अगर 100% जीवन का आधार हो, 100% जीवन की संरचना हो, तो उसमें पौधा रूपी यानी प्लांट्स रूपी 85% एंड एनिमल रूपी 15%। तो हम मनुष्यों के लिए हमारे भोजन की व्यवस्था इन 85% पौधों के अलावा 15% जो एनिमल हस्बेंड्री है उनसे अमूमन भोजन की प्राप्ति होती है। तो इन्हीं की चर्चा हम यहाँ करेंगे। तो पौधों से जो भोजन प्राप्त होता है वो अमूमन क्रॉप के रूप में होता है, यानी कि जो
बड़े बड़े मोटे अनाज के तौर पर कॉर्न ग्रेन्स वगैरह हमको मिलते हैं, लाइक राइस हो गया, व्हीट हो गया, मेज हो गया, ये सब चीजें जो हो गई, तो ये सब के सब इंक्लूडिंग अलॉन्ग विथ आप कह सकते जो भी वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, इंक्लूडिंग ऑल, ये सब के सब अप्रोक्सीमेटली एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के रूप में आते हैं। ठीक, तो इन क्रॉप की यील्ड का इंप्रूवमेंट, यील्ड क्या है, सी यहां पे समझना पड़ेगा। पौधों से जो भी हमें फल प्राप्त होते हैं, मतलब कि क्रॉप रूपी फल, जैसे राइस का जो दाना होता है, सीड्स ऑफ राइस एंड वीट्स, दीज सीड्स ऑफ राइस, वीट्स, मेजेस आर कॉल्ड यील्ड्स ऑफ दिस राइस, वीट एंड मेज टाइप क्रॉप्स, वो उसके यील्ड कहे जाते हैं। और बाकी जो एनिमल वगैरह से मिलता है वो यील्ड नहीं करके उसको हम उनसे प्राप्त होने वाले विभिन्न फूड प्रोडक्ट का नाम देते हैं। तो क्रॉप की यील्ड्स यानी कि जो भी हमारी खेती है, उस खेती से प्राप्त अनाज की गुणवत्ता को कैसे सुधारा जाए, यानी इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स का मतलब, पहले क्रॉप क्या है, तो हम सब जानते हैं कि एनीथिंग विच इज बीइंग कल्टिवेटेड फ्रॉम प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल इन द सेम फील्ड, ओके, दैट इज कॉल्ड क्रॉप। एक बहुत बृहद पैमाने पर एक ही प्लेन में, एक ही फील्ड में कोई भी अनाज जो हम उगाते हैं वो क्रॉप कहा जाता है, और उनसे प्राप्त जो सीड्स होते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं, उनको क्रॉप की यील्ड कही जाती है। तो अब इनकी इंप्रूवमेंट कैसे होगी, तो बेस्ड ऑन 2 क्यूज जो हमने आपको कल बताया था, यानी कि इनकी इंप्रूवमेंट 2 चीजों के बेस पे होती है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ज्यादा से ज्यादा अनाज, ठीक है, और अधिकाधिक गुणवत्तापूर्ण अनाज, ठीक है। तो इसी क्रॉप यील्ड के इंप्रूवमेंट के लिए तरह तरह के जो इंप्लीमेंटेशंस होती हैं उनको रिवोल्यूशन कहा जाता है। जैसे अगर क्रॉप के यील्ड की रिवोल्यूशन की बात करें तो वो ग्रीन रिवोल्यूशन कहा जाता है, हरित क्रांति। एक समय था जब भारत में लोग दाने दाने को मोहताज हो रहे थे, अकाल के कारण मरने लगे थे। उस समय ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने ग्रीन रिवॉल्यूशन को हवा दी थी, और ग्रीन रिवॉल्यूशन के माध्यम से उन्होंने ये क्रॉप यील्ड के इंप्रूवमेंट को आगे बढ़ाया था। ठीक, अब ये उससे फायदा क्या मिला, तो उससे फायदा ये मिला कि दोज काइंड ऑफ सीड्स ऑफ दीज क्रॉप प्लांट्स, मोस्टली वीट, ये वीट के प्लांट में आया था। आपको मैंने बताया है पहले भी कि वीट इज द सेरल ऑफ द किंग, या किंग ऑफ द सेरल्स, समझ गए, सारे अनाजों का राजा वीट है, ठीक है। राइस सही है, बट राइस बहुत कम जगहों पे खाया जाता है, लेकिन जहां जहां राइस का ह्यूमन कंजम्पशन है वहां सबसे अधिक ह्यूमन पॉपुलेशन पाया जाता है, इसलिए मोस्ट कंजम्पटिव ह्यूमन फूड मटेरियल इज राइस। लेकिन वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा वीट खाई जाती है, वीट प्रोडक्ट्स खाए जाते हैं, इसलिए किंग ऑफ द सेरल्स वीट कहा जाता है। तो वीट के दाने में, गेहूं के दाने में, गेहूं का जो एक ईल्ड था वो जहरीला था। उस जहरीले ईल्ड में कुछ इस तरह का उसका इंप्रूवमेंट किया गया कि वो जो जहरीला था अनाज, वो अनाज अब अमृत हो गया और लोगों को अधिकाधिक मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन मिलने लगा। सो इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स में हम आगे इसकी चर्चा करेंगे कि व्हाट आर द इम्प्लीमेंटेशंस बाय द dint of which any kind of yield of a crop is being improved in such a way that if that kind of food is poisonous, still it will be consumptible. मतलब अगर
कोई जहरीला भोजन है उसको भी ग्राह्य कैसे बनाया जा सके और अधिकाधिक मात्रा में और गुणवत्तापूर्ण उसकी उपलब्धि कैसे हो। तो ये हो गया इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स। इसमें कौन कौन चीजों पे हम चर्चा करेंगे? तो पहली चर्चा करेंगे क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। हमने अभी आपको जो बताया है इसमें नटशेल में आपको हमने बता दिया, जैसे हमें दो चीजों का ध्यान रखना होता है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ज्यादा से ज्यादा और अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण। तो ये कैसे आएगा? तो ये क्रॉप की वैरायटी से आएगा, वैरायटी इंप्रूवमेंट। अब वैरायटी क्या होती है? कोई एक आइटम या कोई एक प्रकार जिसका अनाज हम खाते हैं, जिस प्रकार का भी अनाज हम खाते हैं, वो एक प्रकार का अनाज एक वैरायटी कही जाती है। उस एक वैरायटी में उसकी पौष्टिकता को, उसके न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स को इंप्रूव करना और उस वैरायटी को बहुत ज्यादा इंप्रूव करना न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स के साथ, वो कहा जाता है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। ठीक। सेकेंड वन, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब भाई वैरायटी इंप्रूवमेंट से आपने डिफरेंट वैरायटीज के क्रॉप्स, एक ही क्रॉप के डिफरेंट वैरायटीज आपने पैदा कर लिए। जैसे आपने देखा होगा बाजारों में कभी जाइएगा तो देखिएगा राइस की डिफरेंट वैरायटीज होती है, बासमती है ना, बावना मंसूर और पता नहीं क्या क्या बहुत तरह के राइसेस होते हैं। फिर वीट की भी अलग अलग वैरायटीज होती है। तो ये डिफरेंट वैरायटीज के राइस और वीट, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि एक ही प्रकार की फसल की डिफरेंट वैरायटीज जो होती है वो हमारे इंटायर पॉपुलेशन के उसके कैपेबिलिटी के आधार पर कंज्यूम होती है। मींस एक वैरायटी को इस तरह से बनाया कि कम से कम वो माल न्यूट्रिटिव ना हो, मतलब कि कुपोषण जनित ना हो। अब उसकी डिफरेंट वैरायटीज तैयार की गई जिससे कि उनकी क्वालिटी ज्यादा बढ़ी तो उनका प्राइस भी ज्यादा बढ़ेगा। तो अपने इंडिया में सारे लोग बासमती नहीं खाते राइस, लेकिन नॉर्मली राइस तो सब खाते हैं, है ना। तो based on different nutritive level, such kind of varieties are being improved so that this kind of food product is being easily available for the entire population of the country. तो वैरायटी इंप्रूवमेंट इसलिए होती है कि अपने अपने कैपेबिलिटी के आधार पर लोगों को उनके थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स की उपलब्धि के आधार पर एटलीस्ट जीवन जी सकने लायक उनको न्यूट्रिशन मिले और वो आसानी से जी सके। दिस इज होल रिगार्डिंग क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। लेकिन अब ये क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट के बाद आता है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ये इंप्रूवमेंट होगा कैसे? कोई एक मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। हाउ टू इंप्रूव? बाय द डिक्ट ऑफ सर्टेन स्ट्रेटेजिक प्लान। कुछ प्लानिंग करते हैं, समझ गए कि कैसे क्या करें, कितना अमाउंट ऑफ क्या कुछ इसमें डालें, केमिकल्स डालें, कैसे क्या करें। तो एक प्लानिंग के तहत जो कुछ भी प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप विच इज बीइंग डन बेस्ड ऑन इट्स इंप्रूव्ड वैरायटी बाय द डिक्ट ऑफ विच टू इंप्रूव द क्वांटिटी एज वेल एज टू इंक्रीज मोर एंड मोर qualitatively in these food crops based on their production is called crop production management। मतलब फसल उत्पादन की वह व्यवस्था, फसल के उत्पादन की वह व्यवस्था जिसमें डिफरेंट लेवल पे फसलों की उत्पादकता और उनकी अधिकता को ध्यान में रखते हुए तरह तरह के प्रोडक्ट या उत्पाद पैदा किए जाते हैं, वो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट कहा जाता है। अब इस मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहले न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो सबसे पहले हमें न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स देने होते हैं अपनी फसल को। कैसे दें? तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। फसलें कहाँ बोई जाती हैं? इन फील्ड। तो फील्ड में, धरती में न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स की हम एडिशन करते हैं बेस्ड ऑन
मैन्योर, मैन्योर भी डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, फार्म यार्ड, ग्रीन वगैरह वगैरह। तो जो जैविक खाद होते हैं, समझ गए, उनको मैन्योर कहा जाता है। जो अपने आप से मतलब वेस्ट मटेरियल्स ऑफ द एनिमल्स एज वेल एज द डेड एंड डिकेइंग मैटर्स से जो बनाए जाते हैं थ्रू कंपोस्टिंग, और ऐसे ही ऊपर से ढक दिया सड़ गल के जो वो हो गए, उसको मैन्योर कहा जाता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें ह्यूमस नाम का एक एलिमेंट होता है जो कि मोर ह्यूमस जो है प्रोवाइड कराता है ये मैन्योर। और इस ह्यूमस के कारण जो अर्थ है हमारा, या जो हमारी लैंड है, हमारी फील्ड है हमारे, उनकी फर्टिलिटी बढ़ती है। तो ये तो हो गया मैन्योर के। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, या नाउअडेज ऐसा होता है कि मैन्योर की एक कैपेसिटी होती है कि नॉट मोर देन दिस मच कैपेबिलिटी, इससे ज्यादा उत्पादन मैन्योर डालने से नहीं होगा, क्योंकि वो मैनमेड नहीं है, वो नेचुरल है। तब अधिक से अधिक हायर यील्डिंग प्रोडक्टिविटी के लिए हम लोग फर्टिलाइजर्स डालते हैं। व्हाट आर फर्टिलाइजर्स? These fertilizers are prepared chemically in the factory. फैक्ट्री में केमिकल एडिशन के थ्रू मैन मेड तरीके से ये तैयार किया गया खाद है, जो अधिकाधिक प्रोडक्टिविटी को कंटेन करता है। तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। ये जितना ज्यादा जहरीला होता है कि जो भी हमारे फील्ड में क्रॉप्स लगे हुए हैं, उनके जो रोग देने वाले सब्सटेंसेस हैं, या उन पर जो अटैकिंग एलिमेंट है, लाइक इंसेक्ट्स, पेस्ट्स, रोडेंट्स। इंसेक्ट्स मतलब कीड़े, पेस्ट मतलब मकोड़े, और रोडेंट्स मतलब वो जीव जो इन फसलों के बीच में रहते हैं, जैसे कि रैट्स हो गए, है ना, या फिर आप कह लीजिए वो रैबिट्स हो गए, जो कि इन फसलों के बीच में ही पाए जाते हैं। तो उन रोडेंट्स को, उन पेस्ट्स को, उन इंसेक्ट्स को खत्म करने का काम भी फर्टिलाइजर करता है, ठीक है। एज वेल एज दूसरे तीसरे बेमतलब के पौधों की ग्रोथ को भी रोकता है, और हमारे पौधों को अधिकाधिक न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। बट इसका साइड इफेक्ट ये है कि पौधे इनकी न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स को प्राप्त करके हाई अमाउंट में बढ़ तो जाते हैं, लेकिन वो उतने कंज्यूम नहीं कर पाते। उसका क्या फायदा होता है, नुकसान होता है कि जब हम लोग इन फर्टिलाइजर युक्त भोजन को खाते हैं तो हमारे शरीर पे इसका बैड इफेक्ट पड़ता है। बट बाय द डिट ऑफ दिस मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स हमारे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है और क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ता है। फाइन, तो ये हमने पढ़ा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। अब आइए इरिगेशन। भाई आपने भोजन मतलब क्रॉप की प्रोडक्टिविटी के लिए सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले आपने लैंड यानी कि भूमि यानी कि फील्ड तैयार किया, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करवाया बाय एडिंग सर्टेन काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट आइदर मैन्योर और फर्टिलाइजर। फाइन, देन व्हाट हैपेंस? अब आप इनको उपयुक्त अमाउंट में पानी देंगे। इस पानी यानी इस इरिगेशन यानी इस सिंचाई के नाम पर मुख्यतः क्रॉपिंग व्यवस्था को दो भागों में बांटा गया है। इरिगेशन पहले है क्या ये समझते हैं। द प्रोसेस बाय विच sufficient amount of water supply is being supplied to the or provided to the field, based on which to grow more and more crops based on crops requirement is called irrigation। मतलब वह व्यवस्था जिसके माध्यम से पानी की उपलब्धता की जाए, कहाँ? खेतों में, जिसके आधार पर क्या आधार हो? तो उगाई जाने वाली फसलों की रिक्वायरमेंट यानी कि उनकी आवश्यकताओं के आधार पर, तो उसको इरिगेशन कहते हैं। इरिगेशन बेस्ड ही
हमारा फसल होता है, जिसके वजह से सीजन का नाम चेंज होता है, सीजन रखे जाते हैं। आपने सुना होगा रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स, दो तरह के क्रॉप्स होते हैं मेनली। खरीफ का मतलब रेनी सीजन में उगने वाले क्रॉप्स, यानी कि गर्मी के टाइम में उगने वाले क्रॉप्स, जिनकी सोइंग गर्मी के टाइम में हो। गर्मी में क्या होता है, अधिक से अधिक पानी की जरूरत होती है। दोज प्लांट्स, दोज क्रॉप्स which are required more and more water supply, okay, more and more water requirement, those crops come under खरीफ क्रॉप। इसमें सबसे ज्यादा होता है राइस, मेज, ये लोग। तो खरीफ क्रॉप में आते हैं राइस एंड मेज, जो कि डैम के थ्रू, ट्यूबवेल के थ्रू, हाँ, या रेन्स के थ्रू या वाटर लॉगिंग के थ्रू इनको जो है इरिगेशन के माध्यम से वाटर सप्लाई किया जाता है। अब जस्ट इनके ऑपोजिट अगला एक जो हमारा क्रॉप है वो है रबी क्रॉप। सच काइंड ऑफ क्रॉप विच आर बीइंग ग्रोन इन विंटर सीजन विच रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। मतलब वैसे क्रॉप जिनको पानी की कम जरूरत होती है उनके ग्रोथ करने में, और जो जाड़े में पैदा होते हैं, मतलब पानी वाले यानी मॉइस्चराइज्ड एटमॉस्फेयर में पैदा होते हैं, ठीक है, उनको रबी क्रॉप्स कहते हैं। जिसमें मोस्ट प्रोबेबली हमारा किंग ऑफ द सेरेल्स व्हीट आता है, और दूसरे तीसरे साथ वाले कुछ एक फसल्स आते हैं। तो इरिगेशन आपको समझ में आ गया होगा कि द बेसिक बोन ऑफ द बैकबोन ऑफ एग्रीकल्चर इज इरिगेशन। वाटर सप्लाई नहीं होगा, पौधा ग्रो नहीं करेगा, मर जाएगा। तो इरिगेशन इज द बैकबोन, दैट्स व्हाई द क्रॉपिंग facility or the cropping is being separated into two seasons mode based on the पानी, based on the irrigation, है ना। तो पानी के हिसाब से ही फसल की उत्पादकता होती है। तो ये रहा इरिगेशन। फाइन। आइए अब जब आपने जमीन तैयार कर ली, भूमि अक्वायर कर लिया, तैयार कर लिया, न्यूट्रिटिव एलिमेंट दे दिया, वाटर सप्लाई का भी काम हो गया, फिर उसके बाद बात आती है किन किन तरीके से फसल की उत्पादकता को बढ़ाएं, कैसे कैसे फसल उगाएं, वो विधियां क्या हो जिनके माध्यम से फसल बढ़े, सो दैट मोर एंड मोर प्रोडक्टिविटी हो बेस्ड ऑन हायर यील्डिंग प्रोडक्टिविटी। उच्च गुणवत्ता पूर्ण अधिकाधिक मात्रा में फसलों की उत्पादकता के लिए फसल के कौन कौन से क्रॉपिंग के कौन कौन से पैटर्न हो सकते हैं। इन प्रीवियस क्लास आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, लेट अस रिकॉल इन अ फ्यू सेकंड्स। तीन तरह का, मेनली तीन तरह का। नंबर वन, मिक्स्ड फार्मिंग। फार्मिंग का को बोलते हैं, यानी कि जो भी कृषि कार्य होता है, जो भी ये चीजें होती है उसको हम फार्मिंग बोलते हैं। तो मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ सोइंग, जब हम बुआई करते हैं बीजों की, उसी समय डिफरेंट पौधों की सीड्स को या एक ही पौधे की या एक ही फसल की डिफरेंट वेराइटीज को आपस में ले करके उनकी सोइंग कर देते हैं, हैंड से, अपने हाथों से लेके छींट देते हैं, या कैसे भी बुआई कर देते हैं, जो भी सोइंग के मेथड्स हैं उनके माध्यम से। इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा यह होता है कि तरह तरह की बीजों वाले या डिफरेंट वैरायटी वाले एक ही फसल पैदा हो जाते हैं। तो अलग अलग वैरायटी के जो फसल होते हैं, जैसे गेहूं की 3, 4, 5 वैरायटी की सीड्स को हमने मिक्सअप किया और उसकी सोइंग कर दी। अगर एक ही की सोइंग करते तो उन सबको एक ही अमाउंट में न्यूट्रिएंट, एक ही अमाउंट में वाटर, सब चीज की जरूरत होती। लेकिन डिफरेंट वैरायटी अगर हमने दिए हैं तो उससे यह फायदा होता है कि उन क्रॉप्स के अलग अलग वैरायटीज को थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम या अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट्स और वाटर और जो भी चीजें हैं उनकी सप्लाई की जरूरत होती है। और जो हायर यील्डिंग होते हैं या हायर कंजम्पटिव होते हैं, उनके जो वेस्टेज होते हैं वो लोअर प्रोडक्टिव
प्रोडक्टिविटी वाले सीड्स के या पौधों के लिए वो ग्रेस्पिंग हो जाते हैं, तो इनके वेस्ट से उनका बेस्ट मटेरियल तैयार होता है। और इस तरह से क्रॉप की मिक्सिंग के माध्यम से, मिक्स्ड फार्मिंग के माध्यम से जो भी न्यूट्रिएंट या जो भी मटेरियल्स हम देते हैं अपने फार्मिंग में, अपने फील्ड को, वो अनडिजायर्ड प्लांट्स को नहीं जा पाते हैं और हमारे डिजायर्ड क्रॉप्स की क्रॉपिंग हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज। फाइन, वो हुआ मिक्स्ड क्रॉपिंग नंबर 1। अब आता है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग की चर्चा भी हम लोगों ने कल अच्छे से की थी। अब इस इंटरक्रॉपिंग में क्या है, तो इसमें तो है कि एक बार सीड्स को, मिक्स्ड फार्मिंग में है कि सीड्स को एक बार मिक्सअप करके सीधे रैंडमली हमने छींट दिया, कौन कहां गया नहीं मालूम। बट इंटरक्रॉपिंग में डिफरेंट डिफरेंट क्लास या बेड तैयार की जाती है और उसके हिसाब से एक सीक्वेंसिंग वे में फसल की उत्पादकता की जाती है, क्रॉप प्रोडक्शन किए जाते हैं। तो क्रॉपिंग पैटर्न का सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट अभी का एग्जाम्पल है जो कि रिसेंटली डेवलप हुआ है एक किसान के द्वारा, जहां साइंटिस्ट लोग गए थे, उन्होंने उनका मेजरमेंट किया सारी चीजों को, वो है द क्रॉपिंग बिटवीन मेज प्लांट्स एंड द कैबेज प्लांट्स। तो मेज और कैबेज में क्या है, जैसे कि सपोज कीजिए कि दिस इज, ये अगर हमारा पूरा का पूरा लैंड एरिया है जिसमें मेज की बेड तैयार करते हैं, तो ये पार्ट ये सेपरेट होता है हैविंग ग्रेट डिफरेंस। मेज की दो बेड के बीच में एक ग्रेट डिफरेंस होता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बेड पे, डिफरेंट बेड्स पे अलग अलग मेज के पौधे तैयार कर दिए, मक्के उगा दिए, एंड इन बिटवीन दीज बेड्स उन्होंने क्या किया, कैबेज प्लांट्स की उगाई कर दी। तो while growing these two kinds of crops, what's happening? Number 1, मेज को अधिकाधिक पानी की जरूरत होती है, तो अधिकाधिक न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, लेकिन ये जो कैबेज है उसको अधिक पानी की जरूरत नहीं होती है। किसान ने, फार्मर ने, उन्होंने दे सप्लाइड वाटर फॉर मेज, बट from the root of these maize plants, these cabbage plants also grasp all the nutrients and water. Or before the cultivation of that maize, the major plant, these products of cabbage plants are cultivated. उसमें क्या हुआ कि whatever investment was done for the cultivation of maize itself, in the form of profit, it was collected from this cabbage itself. मतलब हमने अपना सारा कल्टीवेशन, सारा इन्वेस्टमेंट मक्के की प्रजाति को, मक्के की क्रॉप को पैदा करने के लिए किया। उसमें छोटे लेवल पे हमने कैबेज भी उगा दिया। अब जितने खर्च हुए, जितने इन्वेस्टमेंट हुए इन कैबेज, इन मेज प्लांट्स पे, मेज की प्रोडक्टिविटी में 2-4 महीने का समय लगता है, कैबेज महीने 1.5 महीने में आ जाता है। तो वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट, वो पूरा का पूरा इस कैबेज प्लांट से हमें मिल गया, बाकी का बाकी मेज जो है वो क्या है, प्रॉफिट के रूप में आ गया। तो दिस इज द मेन थिंग ऑफ इंटरक्रॉपिंग। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरक्रॉपिंग? The pattern of cropping by the dint of which one major class of crop and one lower kind of crop are being cultivated on the same area, by the dint of which higher productivity, higher yielding and higher profit is being done for the welfare of humankind. That is called intercropping. Fine. अब इनके बाद आता है क्रॉप रोटेशन मेथड तीसरा, कि ठीक है आपने मिक्स्ड फार्मिंग भी नहीं की, तरह तरह के बीजों की बुआई नहीं की एक साथ मिक्सअप करके, आपने इंटरक्रॉपिंग भी नहीं की, एक ही तरह की क्रॉप की, एक ही तरह का प्रोडक्ट बनाया, लेकिन एक बार एक प्रोडक्ट उगाया, फिर उसके बाद आपने क्रॉप की प्रोडक्शन वैरायटी को ही नहीं, पूरी की पूरी क्रॉप को ही चेंज कर दिया। लाइक कभी राइस उगाई, कभी वेजिटेबल्स उगाए, कभी वीट उगाए,
तो बाय दिस रोटेशन मेथड द फर्टिलिटी ऑफ soil is being maintained in the field over where you are cultivating these kinds of crops. तो इस तरीके से हमारा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट भी खत्म होता है। अब आइए क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट इनमें क्या है? अभी तक आपने क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट की चर्चा की। व्हाट काइंड ऑफ सीड्स आर बीइंग कल्टीवेटेड और ग्रोन, किस तरह के बीजों की बुआई हो ताकि अधिक से अधिक क्रॉप की वाइड वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आर बीइंग कल्टीवेटेड एंड हैविंग ग्रेट वेराइटी एंड विथ ग्रेट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव प्रोडक्टिविटी। तो उसके लिए माइन्यूट लेवल पे इनकी सीड्स का इंप्रूवमेंट कराएं। दूसरा, फील्ड प्रिपरेशन, जहां इनको ग्रो करना है वहां न्यूट्रिएंट दिया, वाटर अवेलेबिलिटी दी। और तीसरा, क्रॉपिंग पैटर्न्स, किस तरीके से इनकी ग्रोइंग हो, इनकी कल्टीवेशन हो ताकि मोर एंड मोर प्रोडक्टिविटी आए। अब जब कल्टीवेशन हो गया, पौधे उग आए, फसलों की उत्पादकता हो गई, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑन अ लार्ज स्केल हमारे को हमारे डिजायर्ड प्लांट्स की क्रॉप्स मिल गए, तो क्या उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए? अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये मेहनत से कमाए गए, मेहनत से किए गए चीज वेस्ट हो जाएंगे। फाइन। तो इन वेस्टेज को रोकने के लिए क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट किया जाता है। व्हाट इज दिस क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट? द प्रॉपर मैनेजमेंट बाय द डिंट ऑफ विच the desired crops which are being cultivated in the field, just after its cultivation, it is being stored for the long duration of time for the use of human kind, so that the entire population could be able to survive on this earth by consuming these crops, are called or is called crop protection management। यानी भोजन के या क्रॉप्स के या फसलों के लंबे समय तक उत्तरोत्तर बचाए रखने की, संभाल कर बचाए रखने की वह व्यवस्था जिसके अंतर्गत उत्पाद के रूप में फसलों के उत्पादन के पश्चात लाए गए अनाज लंबे समय तक मानव जाति के उपयोग के लिए रखे जाते हैं, स्टोर रूम में, गोदाम में, कहीं भी स्टोरेज के रूप में, उनको क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट कहा जाता है। तो इस तरीके से इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स की चर्चा खत्म होती है। यानी कि हमने क्या क्या पढ़ा इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड में? हमने पढ़ा कि सबसे पहले क्रॉप क्या होते हैं, क्रॉप की यील्ड्स क्या होती हैं, उनका इंप्रूवमेंट कैसे होता है, फिर उनकी वैरायटी डेवलप कैसे होती है, फिर उसके बाद किस लैंड एरिया में ये चीजें ग्रो की जाती हैं, व्हाट काइंड ऑफ फर्टिलिटी, कैसे लैंड की फर्टिलिटी को इंप्रूव करते हैं, फिर व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर बीइंग मैनेज्ड प्रोवाइडेड बाय प्रोवाइडिंग इट टू द सॉइल, देयर आफ्टर कितनी समुचित पानी की व्यवस्था थ्रू इरिगेशन, देयर आफ्टर व्हाट आर द क्रॉपिंग पैटर्न्स बाय द डिंट ऑफ विच different kind of crops are being cultivated within shortest duration of time, और फाइनली जो भी प्रोडक्ट हमारे को आया है उनकी प्रोटेक्शन कैसे हो स्टोरेज वगैरह के माध्यम से, ताकि लंबे समय तक उनका उपयोग हो सके मानव जाति के द्वारा। तो ये रहा इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। अब इसके बाद आता है एनिमल हस्बेंड्री। अनाजों की उत्पादकता के पश्चात बात आती है एनिमल हस्बेंड्री। हमने एनिमल हस्बेंड्री की चर्चा भी कल की थी, अच्छे से की थी, आज थोड़ा उसी को इलेबोरेट करेंगे। एनिमल, डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स, कौन कौन? कैटल, मवेशी लाइक काउज, बुफेलोस वगैरह वगैरह, कैमल्स इत्यादि। कैटल यानी कि बड़े बड़े पशुओं की जो फार्मिंग होती है, काय के लिए? टू गेट मीट, देयर फ्लैश, देयर मिल्क वगैरह, मांस और उनके दूध और उनके हड्डी, उनके चमड़े वगैरह की, मतलब उनसे पूरा का पूरा अधिकाधिक मात्रा में उसका यूज करने का, जब तक वो जिंदा है तब तक दूध से लेकर के उनका मांस वगैरह के लिए। दूसरी बात, अगर वो मर गए
तो मरने के पश्चात उनकी हड्डी, उनके फैट्स, उनके अंदर का जो ऑयल्स है वो, उनके चमड़े, इन सब का उपयोग डिफरेंट प्रोडक्ट्स वगैरह की तैयारी में, तो इसके लिए कैटल, इनसे काव्स यानी कि कृषि कार्य के लिए इनके बछड़े, तो ये कैटल फार्मिंग। सेकेंड पोल्ट्री, कैटल्स के बाद पोल्ट्री। पोल्ट्री में जो भी ये हेंस वगैरह होती हैं, मुर्गियां होती हैं, तो कैटल फॉर फ्लैश, मीट, मिल्क, इन सब चीजों के लिए अगर फूड की बात करें तो। व्हाट फॉर पोल्ट्री, तो पोल्ट्री मेनली फॉर एग्स एंड दियर फ्लैश ऑल्सो, यानी मीट और एग्स के लिए। और पोल्ट्री में हेंस, ये पोल्ट्री दो तरह के होते हैं। एक जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ बेसिकली अंडों के उत्पादन के लिए होता है, ठीक। और दूसरा ब्रॉयलर। ब्रॉयलर जो है ये टर्म आया है यूएसए से। ये एक विशेष प्रकार की खास मुर्गियों की प्रजाति होती है जो सिर्फ और सिर्फ, वो तो अंडे देते हैं फाइन, लेकिन उनका अंडों के लिए नहीं, उनकी स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ मीट के लिए, उनके फ्लैश के लिए इन ब्रॉयलर्स की प्रोडक्शन की जाती है। दो काइंड ऑफ हेंस। नंबर वन, अब हेंस है तो उनका तो मीट बनेगा ही, बट वन काइंड ऑफ हेन विच इज मेनली ग्रोन फॉर एग प्रोडक्शन, उनसे मेनली एग चाहिए होता है नॉर्मल। और दूसरे जो ब्रॉयलर के रूप में प्रोडक्ट किए जाते हैं, दो दे आर कैपेबल टू प्रोड्यूस दियर एग्स, उनसे एग्स भी मिलते हैं, बट ब्रॉयलर वाले सिर्फ और सिर्फ मीट के प्रोडक्टिविटी के लिए, मीट के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। और ये ब्रॉयलर प्रोडक्शन मेनली यूएसए में अच्छे लेवल पे किया जाता है, वहीं से इजाद किया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो भाई कैटल्स हो गई, पोल्ट्रीज हो गई। अब आइए फिश प्रोडक्शन, यानी कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की तो बात आपने कर ली जो धरती पे पाए जाते हैं। अब वाटर के अंदर पाए जाने वाले फिश, नॉर्मल ऐसे तो बहुत सारे जीव है, इंसान किसी को छोड़ता नहीं है, सबको खा जाता है, लेकिन मेनली फिश प्रोडक्शन, जिसको फिशरीज कहते हैं। तो पानी का दो लेवल होता है, एक मैराइन वाटर जो कि मैराइन फिशरीज यानी कि खारा जल जिसमें कि सॉल्टी वाटर होता है, और दूसरा इनलैंड या कि फ्रेश वाटर, समझ गए, जो नॉर्मल पानी होता है, स्वीट वाटर। तो इन दोनों में मछलियों का उत्पादन होता है, और मछलियों का संसार वाटर लेवल पे अगर आप देखेंगे एक्वेरियम वगैरह में, तीन तरीके का होता है। सपोज करिए इफ दिस इज एन एक्वेरियम, इस एक्वेरियम में एक फिश होगी जो बॉटम लाइन पे होती है, दूसरी काइंड ऑफ फिश होती है जो कि मिडिल लाइन में होती है, तीसरी काइंड ऑफ फिश होती है जो कि सबसे ऊपर वाले लाइन में होती है, टॉप लाइन। तो इन तीनों काइंड के फिशेस की प्रोडक्टिविटी की चर्चा करेंगे। अब ये जो फिशेज होती हैं, इन फिशेज में फिश की प्रोडक्टिविटी क्यों, तो मांस के लिए तो होती ही है। अब डिफरेंट काइंड ऑफ फिश, ओके, फिश मेनली हमें प्रोटीनियस होता है, प्रोटीन देता है। कैटल से जो मीट मिलता है वो, और ये पोल्ट्री से जो मीट मिलता है वो, तो मीट के दो प्रकार होते हैं, रेड मीट, व्हाइट मीट। रेड मीट मेनली कैटल वाले का होता है, जो कि बहुत ज्यादा इनका हीमोग्लोबिन लेवल बहुत हायर होता है रेड मीट का, ठीक है। लेकिन पोल्ट्री वाले जो होते हैं व्हाइट मीट, इनमें ब्लड की मात्रा उतनी अधिक नहीं होती है, बहुत कम ये होते हैं। तो टू गेट रेड मीट कैटल्स मीट, टू गेट व्हाइट मीट पोल्ट्रीज, ह्यूमन कंजप्शन के लिए रेड मीट की जगह व्हाइट मीट ज्यादा कंजप्टेबल होता है आसानी से, क्योंकि इनके जो ब्लड होते हैं वो हमारे ब्लड के साथ आखिर ब्लड में ही मिक्सअप होते हैं। तो रेड मीट वाला जो मीट होता है उसके अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो डॉक्टर्स आर नॉट अलाउड टू से टू ईट दिस रेड मीट, बट रेड मीट उनको प्रोवाइड कराया जाता है जिनके बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है। नॉर्मली व्हाइट मीट वाला जो है, इसीलिए अमेरिकन वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा वो व्हाइट मीट कंजम्पटिव होते हैं, इसलिए वहां वो लोग ब्रॉयलर के प्रोडक्शन करवाते हैं। तो इस तरह से मछली यानी कि फिश, एग
यानी कि पोल्ट्री एंड कैटल, इन तीनों की चर्चा हो गई। इन सब के बाद आता है बी कीपिंग। बी कीपिंग यानी मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी जो है, बी जो है, वो बी हाइव्स में अपना छत्ता बना करके छोटे छोटे कीड़े के रूप में रहते हैं। बी कीपिंग से हमें शहद यानी हनी की प्राप्ति होती है, जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिन में जिनका यूज होता है, और हमारे घरों में मतलब पूजा पाठ वगैरह से लेकर के हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ डिशेज के प्रिपरेशन में भी इनका उपयोग होता है। तो बाय दिस हम लोगों ने इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया, फाइन। और इनमें हमने हमारा मेन बेसिक फूड मटेरियल कौन है? क्रॉप है। क्रॉप के इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स की चर्चा की, और सप्लीमेंट ऑफ दिस फूड मटेरियल इज एनिमल हस्बेंड्री। हमारा मेन खाद्य पदार्थ क्रॉप है, जिसकी चर्चा हमने की, कैसे क्या करते हैं आज भी कल भी। और उसके बाद एडिशनल एक्स्ट्रा सप्लीमेंट के रूप में जो एनिमल हस्बेंड्री है, इसमें कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरीज एंड बी कीपिंग की चर्चा की। इस तरीके से हमारा इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज चैप्टर ओवर होता है, फाइन। तो अब आगे की चर्चा, अगले टॉपिक की चर्चा, अगले चैप्टर की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। बाय दिस आवर क्लास इज बीइंग ओवर। थैंक यू।